हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं और आपको दूसरा वाला क्वेश्चन और तीसरा वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग भेजिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में। और ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा वाला, और ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ध्यान से, आपसे पॉसिबल मॉलिक्यूलर मासेस पूछ रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं पॉसिबल मॉलिक्यूलर मासेस या वेट, जो भी आप बोलिए, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके कॉन्सेप्ट को इसी क्वेश्चन से समझो। अ कंपाउंड कंटेन 2% कैल्शियम। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ भी होगा ये कंपाउंड, मान लिया मैंने बॉक्सी कंपाउंड है। इसके अंदर आप देखो ध्यान से, तो 2% क्या दे रखा है, कैल्शियम। इसके अंदर आप देखेंगे 2.4% क्या दे रखा है, मैग्नीशियम। इसके अंदर आप देखिए 12.8% क्या दे रखा है, सल्फर। ये आपको दे रखा है और आपको क्या करना है कि पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो आप देखो जरा ध्यान से खूब अच्छे से, इसका कितना पॉसिबल मोलर मास है, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास में बताना है। अब खूब अच्छे से दिमाग अगर आप लगाइए तो एक चीज अगर मैं बोलूं, देखो कि आप समझ आ जाएगा। आप देखो अगर इसके पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बताने हैं, तो ये जो कैल्शियम है, इसको मान लो उस एटम में कम से कम एक तो होना ही पड़ेगा, एक तो मिनिमम कम से कम इतना ही कर सकते हैं। मान लो कैल्शियम की कितना है, एक एटम मान के परसेंटेज निकाल लो, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इसका पता चल जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का 2.4 मान के इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पता कर लूं। ऐसे में सल्फर का 12.8% मान के इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पता कर लूं। और जो भी वो डेटा आएगा, ठीक है ना, उस डेटा का एलसीएम ले लूं। तो जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का होगा वो कम से कम उतना तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो पहले यही काम हम लोग करते हैं। जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास ये डस्टर है और इस डस्टर का मतलब कितने जो है मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल हो सकते हैं। मैं बोलूं इस कॉर्नर की परसेंटेज इतनी है, इस जो है मिडिल वाले पोर्शन में इसका परसेंटेज कुछ और है, इसकी परसेंटेज कुछ और है। तो कम से कम एक एटम तो यहाँ होंगे ना, तब हम इसको मिला के आराम से इसका जो है पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कैल्शियम के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट और सल्फर के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेंगे, तो उससे कम तो होगा ही नहीं। और एक बात और, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखना, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए देखो ध्यान से, कैल्शियम परसेंटेज कितना देखा है, 2%। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो कैल्शियम का कम से कम एक, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, और इसके मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग m मान लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, एटॉमिक वेट कितना 40, आप जानते ही हैं। ये कितना हो गया देखो 100। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ये कितना हो जाएगा देखो 20, और अगर सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया देखो 2000। यानी कैल्शियम का अगर परसेंटेज, ठीक है ना, आप जो है दे रखा है, इससे को अगर मान लो सिर्फ यही होता कंपाउंड में तो 2000 से कम ना होता, दिमाग में आना चाहिए ये। फिर अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग निकालते हैं जरा, मैग्नीशियम के लिए कितना इसमें वेट हो सकता है मिनिमम। तो मैग्नीशियम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट 2.4। अब देखना ध्यान से, इसके लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर निकाले तो 2.4%, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24, ठीक है। 30 तक सारे लोग को वही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 24, इसका मॉलिक्यूलर मास में m मान लूं, और इनटू क्या हो गया देखो 100। अब यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, करके देखो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1000। इससे कम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, अगर मैग्नीशियम का एक भी एटम है तो होने वाला नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, नेक्स्ट अपना है सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए देखो, सल्फर की परसेंटेज है 12.8, इक्वल टू देखो सल्फर का एक एटम, तो एक एटम सल्फर का वेट कितना 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16 और एटॉमिक वेट कितना 32। और इसके लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर लिया जाए, इनटू क्या हो गया 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 250, करके देखना इतना ही आएगा। तो ये देखो, ये जो वेट आ रहे हैं, ये वेट आ रहे हैं ग्राम पर मोल, कितने आ रहे हैं ग्राम पर मोल।
ये भी वेट किसमें है तुम्हारा ग्राम पर मोल, और ये भी वेट किसमें है तुम्हारा ग्राम पर मोल, मोर देन वन ऑप्शन है। तो अब देखो ध्यान से, इसका जो पॉसिबल वेट होगा, एक वेट तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना, तो मतलब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं किसका 2000 का, है ना, 1000 का और किसका 250 का। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो एक डेटा तो देखो कितना हो गया तुम्हारा 2000, मतलब इससे कम मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इससे कम वेट आपका कंपाउंड का नहीं हो सकता है। तो एक आंसर देखो यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, पॉसिबल पूछ रखा है तो हो सकता है ये जो एटम है वो एक एटम ना हो, दो एटम हो, तीन एटम हो, इस टाइप से सोच लो। तो जब भी मोर देन वन में रहे तो एक डेटा इसका एलसीएम मार देना है, इसका जो एलसीएम आएगा उतने से कम नहीं होगा, और एक डेटा जो इससे ज्यादा वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, बस उसी को सॉल्व जो है आपको आंसर ठीक कर देना है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बताने का तरीका, जो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से और दे सकते हो, 2000 से भी 4000 डिवाइड हो जाएगा, 250 से भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका देखेंगे तो 1000 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी आप देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि वो डेटा मारना इंडिविजुअल, अदरवाइज ऐसे कुछ मत मार देना, ठीक है ना। अब 2005 नहीं मार देना है, ठीक है ना, तो क्योंकि ये 2005 सबसे डिवाइड तो होगा नहीं, कुछ ऐसे समझ लो, अगर 2003 नहीं मार देना है, मान लो इसका ऑप्शन में देता 2003, ठीक है ना, मान लो मैं ऐसे देता एक तो 2000 है और एक ऑप्शन देता तो मैं 2003 है, नहीं मारना है क्योंकि देखो ये किसी से घटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान में ये सब चीजें रखे रहना, वो फैक्टर जो मतलब इजीली डिविजिबल हो जाए वो वाला ऑप्शन। तो एक आंसर इसके एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो होगा, और एक ऐसे जिससे कोई नंबर सबसे जो है डिवाइड हो जाए, लेकिन उस मिनिमम वाले से जो आपने एलसीएम से निकाला था उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वही परसेंटेज कंपोजिशन का एग्जांपल है, ये भी परसेंटेज कंपोजिशन, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छे से आप सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये है आपका पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो नहीं, एवरेज एटॉमिक वेट हो गया था, ठीक है ना, और परसेंटेज कंपोजिशन हो गया था, ग्राम एटॉमिक वेट हो गया है। अब इसके अगले पार्ट में, ठीक ना, आपको अगर रीडिंग याद हो तो मैंने लिखा था आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, और एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का आज हम लोग इंट्रो करते हैं, ठीक है ना, और अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल को किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से जरा ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। एकदम आसान सा है, ध्यान से देखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसको देखेंगे हम लोग, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ये देखा जाए। तो आज अच्छे समझ लीजिए इसको, फिर देखना आसान सा न्यूमेरिकल इससे भी बनता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखो, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कोई एक कंपाउंड लेता है उसी समझ में आएगा। जैसे देखो एग्जांपल, मैं तुमसे बोलूं कि जरा मुझे, ठीक ना, ग्लूकोज का फार्मूला बताइए। किसका फार्मूला बताइए? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होगा, C6H12O6, सबको पता है ना। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये जो हम बोलते हैं ग्लूकोज का फार्मूला, ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखना ध्यान से, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको ध्यान से देखो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब एम्पिरिकल के लिए देखो क्या करना है। एम्पिरिकल फार्मूले में क्या करें, जैसे देखो कार्बन के नंबर कितने हैं? कार्बन का नंबर है 6। आप क्या करिए, इसके एलसीएम लिख लीजिए खूब अच्छे से। तो इसका एलसीएम देखो क्या होगा, मतलब इसके टेबल में है, आप जानते हैं, या कॉमन फैक्टर, एलसीएम नहीं बल्कि क्या लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, सॉरी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसके कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो देखो 6 का कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर दो तो फिक्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद का नंबर, बाकी किसकी टेबल में है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आएगा। फिर देखो ध्यान से, कार्बन जो है हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 12। तो दो कॉमन फैक्टर फिक्स हो गए, 1 और 12, और किसकी टेबल में आएगा? 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन के 12 में और इसके कॉमन फैक्टर। फिर अब देखो ध्यान से देखते रहिएगा। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के भी नंबर कितने हैं? 6, और इसका भी कॉमन फैक्टर वही होगा 1, 6 और 2, 3। अब क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज लीजिए।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ध्यान से देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और यहाँ पे 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6। अब क्या करिए, जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है O6, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं। तो देखो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ये जो CH2O है ना, जो ये नंबर आया, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं, ये है तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब देखो दोनों की डेफिनेशन में यहीं से बोलता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा, आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक ना, ग्लूकोज में कार्बन के जो एग्जैक्ट नंबर हैं वो कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में यही डिफरेंस है। सॉरी, तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, लिखो डेफिनेशन, इट्स रिप्रेजेंट, बोलो, इट्स रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना, और एम्पिरिकल फार्मूला देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ, अच्छे से याद रख रहना, इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ number of atoms present in molecule, present in molecule। दिमाग में एकदम शब्द जाना चाहिए ये डेफिनेशन। बाकी इसके न्यूमेरिकल और टाइप के बनते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट the ratio of number of atoms present in the molecule। तो यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जो होमवर्क दिया हूं मैं आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।